हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर coil at a point on its axis। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से। मान लीजिए मेरे पास ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, ठीक। इसकी वजह से मुझे इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से स्मॉल आर है, या चलो कैपिटल आर है, और रिंग की रेडियस जो है वो आपकी स्मॉल आर है। या चलिए एक बार आपके नोट से ही मैच करा लेते हैं। तो नोट्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी ये डिस्टेंस x है, रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट P पर किसी एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस P पॉइंट तक x है। यानी कि मान लीजिए आपका सर्कुलर लूप है, ये डायग्राम मैंने आपको बताया था। अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है इसका मतलब लूप ऐसे रखा हुआ है, ये आपका लूप है, ठीक है। हो सकता है आपको परछाई में दिख रहा हो, ये लूप का डायग्राम ऐसे ही है बिल्कुल। अगर मैं इसे ऐसे रखता हूँ तो ये लूप है, इसके सेंटर से जो पॉइंट जा रहा है P, वो P पॉइंट की दूरी x है और इस लूप की रेडियस r है, ठीक है। मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही लॉ है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ। अगर मैं बायोट-सावर्ट लॉ का यूज़ करता हूँ तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से वो निकल सकता है। तो इस लूप से आप कहीं से भी एक छोटा सा पार्ट कट कर लें, एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट कट कर लें, ठीक। और मान लें उस करंट कैरिंग एलिमेंट की दूरी P पॉइंट से स्मॉल r है। क्या मैं करंट कैरिंग एलिमेंट कहीं से भी कट करता तो ये दूरी स्मॉल r ही रहती? बिल्कुल, क्योंकि ये लूप ऐसे रखा, आप कहीं से भी कट कर लें, कहीं से भी कट कर लें, कहीं से भी कट कर लें, P पॉइंट से वो डिस्टेंस जो है हर बार सेम ही रहती, ठीक है। I करंट फ्लो हो रहा है और I और DL के बीच में, मतलब कि इसके और ये जो करंट फ्लो हो रहा है इनके बीच में एंगल 90 है, मतलब एंगल थीटा है, ठीक। भाई dV का फॉर्मूला जो होता बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से म्यू नॉट I DL साइन थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। अब देखिए करंट 90 है, ये जो सॉरी एंगल है ये 90 है। कैसे है थीटा 90? मैं लिख देता हूँ, बट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। तो dB की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? म्यू नोड I DL साइन 90 तो बनी हो गया बाय 4 पाई r स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान देना, देखिए ये सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग, इसके अंदर लूप ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ऐसे। तो जो करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पर होगी, टेंजेंट पॉइंट पर, वो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। देख सकते हैं आप, ये करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस टेंजेंट पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर इस तरीके से दिखाई दे रही है। और जो ये DL है, ठीक, ये जो लाइन जोड़ी गई है सेंटर से यहाँ, सपोज कीजिए ये हमारे पास ये लाइन हो गई, ठीक है। क्या आपको बात क्लियर हो रही है कि भाई ये तो करंट है, ये जो चोक होल्डर है, चोक की जो डायरेक्शन है, ये तो करंट है ऐसे इस पॉइंट पर,
और ये जो लाइन जोड़ी गई है वो कुछ हिसाब से जोड़ी है, ये वाली आर वाली, ठीक। आई और आर के बीच का ये एंगल है। तो क्या ये एंगल, आप ध्यान दें, ये तो ऐसे जा रहा है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और करंट जा रहा है ऐसे, तो ध्यान दें क्या ये एंगल 90 डिग्री नहीं है? इसके और इसके बीच का ये जो एंगल बन रहा है, क्या ये एंगल 90 डिग्री नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। तो आई और डी एल या फिर मैं कह सकता हूँ आर के बीच का, जो लाइन वहाँ ज्वाइन करती है उसके बीच का ये एंगल है, ठीक है। तो आई डी एल साइन थीटा, थीटा 90 रख दिया, 90 वाली बना गई। अब मुझे निकालना क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, एक्सिस के भी पी पॉइंट पर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं इस पूरे लूप की वजह से करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो देखिए मैंने आपको बता रखा, ये लूप रखा है वाई जेड प्लेन में, ठीक। बताने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देख के आप खुद समझ जाए, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में लूप रखा है। करंट फ्लो हो रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बताया था एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, जस्ट अ मिनट, करंट मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो कराऊंगा, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज मैंने करंट फ्लो करा दिया। करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो होता है तो मैंने क्या बताया था आपको, वाई जेड प्लेन है, तो आप एक्सिस ले लें जो बच गई, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि मुझे फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड बी। कैसे निकलेगा बी, इस डीबी का इंटीग्रेशन करके। लेकिन क्या इस डीबी की डायरेक्शन इस तरफ है, तभी तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। देखिए थोड़ा सा टॉपिक समझने वाला है, आप ध्यान दें, दो वेक्टर हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का रूल बताया था, जब भी साइन थीटा आता है इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, आई और डी एल के बीच की क्या हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक आई है और एक मैंने आपको डी एल ये बताया आर, दो हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अगर मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, पहला वेक्टर आई है और दूसरा ये है, तो पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ आप फिंगर कर्ल करें, जो डायरेक्शन थंब की होगी, पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ फिंगर कर्ल करें, जो डायरेक्शन थंब की होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, या जो भी प्रोडक्ट करके आ रही होगी क्वांटिटी, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। तो बाय यूजिंग ए क्रॉस प्रोडक्ट रूल मैं कह सकता हूँ डीबी की डायरेक्शन इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर होगी, यानी जो हमारा डीबी है वो एक्चुअली में इधर जा रहा है, ये हमारा डीबी, ठीक, ये हमारा डीबी है, ये एंगल भी, ये तो थीटा हो गया, चलो मैं इसको मान लो अल्फा मान लो, ठीक है। तो मुझे जो डायरेक्शन चाहिए वो चाहिए इस तरफ, तो इस तरफ डीबी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस अल्फा, यानी डीबी कोस अल्फा का इंटीग्रेशन अगर हम करें, डीबी कोस अल्फा का अगर हम इंटीग्रेशन करें, तब जाके हमें इस डायरेक्शन में आने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीबी नहीं, डीबी कोस अल्फा है, ठीक। डीबी की वैल्यू, डीबी की वैल्यू म्यू नोड आई डी एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दी, साथ में आ गया आपका कोस अल्फा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, इंटीग्रेशन म्यू नोड आई डी एल कोस अल्फा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, म्यू नोड आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचता है डीबी डी एल कोस अल्फा। कोस अल्फा कितना, देखिए ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, अगर मैं सॉल्यूशन करूं पूरा 180, 180 90 घटा दो, अल्फा घटा दो, तो एंगल कितना आ गया 90 माइनस अल्फा। और इस ट्राइंगल में हम साइन 90 माइनस अल्फा अगर लगाएं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता, कोस अल्फा। तो कोस अल्फा की वैल्यू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर आ गई, ठीक, वो वैल्यू मैं वहाँ रख दूँ। इतना पोर्शन आप इस स्टेप से पहले करके दिखाइएगा।
तो बी कितना आ गया भाई, म्यू नोड आई बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर, एक और स्मॉल आर आ गया, डीएल बचा। डीएल इस छोटी सी लेंथ का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरी रिंग की लेंथ और पूरी रिंग की लेंथ कितनी, पूरी रिंग की लेंथ कितनी है 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। मैं कह सकता हूँ म्यू नोड आई आर स्क्वायर बाय 2r³ क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान दें तो म्यू नोड आई आर स्क्वायर बाय, देखिए स्मॉल आर हमने लेट किया है, डेरिवेशन में हमें गिवन नहीं था, तो स्मॉल आर की वैल्यू हम निकालेंगे और स्मॉल आर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो ये आएगी और उसकी क्यूब है, तो मैं कह सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इतना नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, एक बार हम आंसर देख लें, म्यू नोड आई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ गया। इस करंट कैरिंग रिंग की वजह से उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ तो जो बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है, डायरेक्शन का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो डायरेक्शन ऐसे है ना कि आप ध्यान दें, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, भाई ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा तो डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। थोड़ा सा देखिए डायग्राम के हिसाब से आपको करंट की डायरेक्शन एडजस्ट करनी होगी कि भाई ये मेरा रिंग है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब करंट ऐसे आ रहा है, इसे यूँ घुमाएंगे हम, यूँ। भाई जैसे मैं यूँ उंगली ला रहा हूँ, तो अगर मैं इन उंगलियों को ऐसे कर दूँ तभी तो एंटी क्लॉकवाइज बना, यानी करंट पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। यानी कि मैं इसका डायग्राम ये बनाऊँ और आप समझ जाइएगा कि करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये फ्रंट साइड है, बैक साइड है। तो बैक से अगर करंट फ्रंट पे आता है इट मीन्स कि वो डायरेक्शन कैसी है, बैक से अगर फ्रंट पे करंट आता है तो वो डायरेक्शन कैसी है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रह गया आप? चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत बेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ऐसा सा एक क्वेश्चन आपका चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी है, टॉपिक ही है पूरा, चैप्टर क्या टॉपिक ही है पूरा, एक चार्ज रिंग की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है किसी पॉइंट पर एक्सिस पर उसके अंदर डायरेक्शन का इतना यूज़ नहीं था। इसको प्रोसीजर तो सिमिलर ही है, प्रोसीजर में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वहाँ डायरेक्शन का कम यूज़ हुआ। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए डेरिवेशन याद करने का तरीका या प्रैक्टिस करने का तरीका यही, आप उसकी हेडिंग रट लें, उसका फाइनल आंसर रट लें और बीच का काम आप खुद करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो डायग्राम रट लें। बीच के जो स्टेप्स हैं ये आपके खुद सॉल्यूशन होते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये याद रखिएगा, थीटा 90 कैसे आया, मैं एक बार फिर बता दूं। करंट जो है, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा था, करंट यूँ पीछे से आगे की तरफ मान लीजिए, तो यूँ करंट आ गया हमारा, टेंजेंट पर होगा करंट किसी टाइम पर, और जो लाइन जोड़ी गई है वो इस तरफ है। तो इनके बीच में, इसके और इसके बीच में अगर मैं एंगल बनाऊँ तो कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है, ऐसे देखने में हो सकता है आपको 90 ना लग रहा हो, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 90 है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।